हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो क्लास का जो शेड्यूल रहेगा, चैप्टर वाइज जो शेड्यूल है वो कैसे रहेगा। तो हमने बताया था कि एक चैप्टर हम फिजिकल से लेंगे, एक चैप्टर आपका ऑर्गेनिक से और एक चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक से लेंगे। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन तीन चैप्टरों को पर आधारित जो क्वेश्चन होगा, बोर्ड मॉडल होगा जो क्वेश्चन, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग फिर एक चैप्टर फिजिकल से, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक और एक चैप्टर ऑर्गेनिक से लेंगे। और फिर आगे जो स्टेप होगा जो मॉडल पेपर का, वो 6 चैप्टर का आपको मिल करके हो जाएगा। तो यही हमारा जो शेड्यूल है या कह सकते हैं प्रोसीजर है आगे बढ़ने के लिए, तो हमारा रहेगा। तो आज हम लोग पहला चैप्टर फिजिकल से हम लोग ले रहे हैं, स्टेप फर्स्ट में, यानी चरण फर्स्ट में हम लोग ले रहे हैं फिजिकल से केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें हम लोग अभिक्रियाओं से संबंधित जो दर होता है, अभिक्रिया की जो दर होती है या वेग होती है या गति होती है, ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के लिए हमेशा दिमाग में रखना है कि दर हो या वेग हो या गति हो, तीनों का एक ही अर्थ लेंगे। यदि आपसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, वेग पूछा जा रहा है, तो दिमाग में रहना चाहिए कि हमसे दर पूछा जा रहा है, या गति पूछा गया तब भी समझ में रहना चाहिए कि वेलोसिटी या आपसे रेट पूछा जा रहा है। ठीक है। तो अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो आपका स्टैटिक्स नहीं होता है। स्टैटिक नहीं होता है, वो क्या होता है? डायनेमिक होता है। डायनेमिक होने का मतलब हुआ कि जो भी रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो भी मास ऑफ एक्टिव मास होगा रिएक्टेंट का, वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। क्या चीज में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। यानी रिएक्टेंट का मास क्या चीज में कन्वर्ट होगा? तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और टाइम के हिसाब से देखा जाए कि यूनिट टाइम में कितना यूनिट मास आपका चेंज हुआ आपका क्या प्रोडक्ट में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कहते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग रेट से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट या वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द रिएक्शन एंड ऑल्सो मेकानिज्म ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर मेकानिज्म से कहने का मतलब है कि कोई पार्टिकुलर या इंडिविजुअल रिएक्शन में, किसी खास अभिक्रिया में, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, मतलब कि उस पार्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब कि वो आपका मोलिकुलरिटी के बारे में स्टडी करना। उसी तरह से कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें मान लेते हैं 2 रिएक्टेंट है, लेकिन किसी एक ही रिएक्टेंट पर उसका रेट डिपेंड कर रहा है, दूसरे के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तब वो कहलाता है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि आगे हम लोग समझेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मोलिकुलरिटी की बात करें या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो यहां पर डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मेकानिज्म ऑफ द रिएक्शन। मेकानिज्म ऑफ द रिएक्शन मीन्स कह सकते हैं उसकी मोलिकुलरिटी, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आदि के बारे में क्या करना? अध्ययन करना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी के आधार पर, मतलब रेट के आधार पर, हम लोग कह सकते हैं कि अभिक्रियाओं को, रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या
क्लासिफाई किया गया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन ऑल द रिएक्शंस आर क्लासिफाई इनटू थ्री हेड्स, तीन वर्गों में या तीन धड़ों में इसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। यानी अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर सभी अभिक्रियाओं को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे फास्ट रिएक्शन। आप लोग अभी दिवाली बीत तो गया, लेकिन आप लोग पटाखा से आप लोग एंजॉय किए हैं, पटाखा का आप लोग पूरा उपयोग किए हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा पटाखा है जिसको दीवार पर मारे तो आवाज करता हो, एक्सप्लोड करता हो, तो उसका टाइम आप निकाल सकते हैं कि कितना समय में वो एक्सप्लोड किया। निकाल तो सकते हैं लेकिन बहुत कठिन है। एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो यूज किया एक्सप्लोड करने के लिए, ठीक है। तो उसका टाइम हमें मालूम नहीं हुआ, मतलब कि ये जो समय का इतना छोटा फ्रैक्शन लेता है इन द कंप्लीशन, पूर्ण होने में, जिस टाइम का मेजर करना क्या होता है, कठिन होता है। इस तरह से दिमाग में रखिए कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको कंप्लीट होने में इतना छोटा समय लगता है, इतना स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल लगता है, या टाइम गिवन टाइम मोमेंट लगता है, कह सकते हैं उसको, कि उस टाइम को हम लोग कैलकुलेट करने में कठिनाई हो सकती है या होती है। वैसे रिएक्शंस को हम लोग कह सकते हैं क्या, फास्ट रिएक्शन। यानी दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम which cannot be determined easily are called fast reaction। मतलब कि वे सभी अभिक्रियाएं, मतलब those reactions which are completed in the smallest fraction of time which cannot be determined easily are called fast reaction। मतलब कहने का हुआ कि वैसी अभिक्रिया जो पूर्ण होने में समय का इतना छोटा अंश या छोटा भाग लेती हैं जिसका निर्धारण करना कठिन होता है, क्या कहलाएंगी, तीव्र अभिक्रियाएं या फास्ट रिएक्शन कहलाती हैं। फिर हमने दोहरा रहे हैं कि वैसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में समय का इतना छोटा अंश लेती हैं जिसका निर्धारण करना क्या होता है, कठिन होता है, वैसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन कहेंगे। और इस फास्ट रिएक्शन में आने वाले जो रिएक्शंस हैं उसको कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो भी एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा वो आपका फास्ट रिएक्शन में आएगा। दूसरा कि जो भी आयनिक रिएक्शन होगा वो आपका फास्ट रिएक्शन में आएगा, ठीक है, जो कि इतना तेजी से कंप्लीट होता है जिसको कि आप उस टाइम को आप मेजर सही ढंग से नहीं कर सकते, एक्यूरेटली नहीं कर सकते। और याद रखना है कि उसी रिएक्शंस का रेट डिटरमाइन हो सकता है, ठीक है, जिसका टाइम मेजर करना आसान हो। तो यहाँ टाइम मेजर करना क्या हो रहा है, आसान है नहीं है, तो क्या यूज करेंगे, क्या हो सकता है यहाँ पर कि इस तरह के रिएक्शंस के लिए कोई आपका काइनेटिक स्टडी संभव नहीं है। यानी फॉर सच रिएक्शंस काइनेटिक स्टडी इज नॉट पॉसिबल, मतलब इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए गतिकी अध्ययन संभव नहीं है। ओके, तो पहला हम लोग टाइप देखा क्या, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में टाइम जो होगा वो इतना छोटा होगा जिसका मेजर करना क्या है, कठिन है। वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन कहेंगे। और फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत आने वाले रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, तो विस्फोटक रिएक्शन हो सकते हैं, यानी विस्फोटक अभिक्रिया और आयनिक अभिक्रिया, मतलब एक्सप्लोजिव रिएक्शंस एंड आयनिक रिएक्शंस। ओके, उसके बाद दूसरा आपका आता है स्लो रिएक्शंस, मंद अभिक्रिया। स्लो रिएक्शंस को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे
क्योंकि इसका जो कंप्लीशन का जो टाइम है वो टाइम बहुत बड़ा है, जिसको आसानी से हम लोग कैलकुलेट या मेजर कर सकते हैं। यानी दोज रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ, स्मॉलेस्ट नहीं होगा, इन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ, फास्ट रिएक्शन आ गया ना, ओके। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे स्लो रिएक्शन को, यानी दोज रिएक्शन व्हिच आर कंप्लीटेड इन सेवरल डेज, मंथ्स, ईयर्स आर, यानी वैसी अभिक्रियाएं जो कई दिनों, कई महीनों, कई वर्षों में पूरी होती है, उन्हें मंद अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन सेवरल डेज, मंथ्स और ईयर्स आर कॉल्ड स्लो रिएक्शंस, या वैसी अभिक्रिया जो कई दिनों, कई महीनों या कई वर्षों में पूरी होती है या कंप्लीट होती है, उसको कहा जाता है क्या, स्लो रिएक्शन। ओके, जैसे हम लोग बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन का, लोहे में जंग लगना। मान लेते हैं मार्केट से कोई लोहे का वस्तु ले आए और उसको छत पर ले जाके रखते, एकाएक खत्म हो जाएगा? 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल में वो बर्तन जा करके खराब हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। यानी उसको खत्म होने में, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, वो रस्टिंग जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में 4 साल 5 साल लग गया, तो बहुत लंबा समय है जिसको हम लोग आराम से, जिसे हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा हम लोग का क्या है, लाइफ साइकिल है, जिसको हम लोग जीवन चक्र कह सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, जीवन चक्र। मतलब जीवन चक्र की बात करें तो जब से हम लोग जन्म लेते हैं, कोई भी इंसान या कोई भी जानवर जब से जन्म लेता है, तब से उसमें निरंतर शरीर में मेटाबॉलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, वो मेटाबॉलिज्म जिसको उपापचय कहते हैं, और उपापचय 2 तरह का होता है, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म होता है। तो एक में ऑक्सीडेशन, दूसरे में क्या, रिडक्शन। मतलब कि जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक शरीर में रिएक्शंस भीतर जो है मेटाबॉलिज्म के रूप में वो रिएक्शंस क्या होते हैं, चलती रहती है। यानी टिल डेथ तक, जब तक आदमी मरता नहीं है तब तक वो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो लगातार चलती रहती है। जैसे डेथ करता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो मान लेते हैं किसी व्यक्ति का अगर डेथ उसके जन्म से 60 बरस बाद होता है, तो मतलब उसकी उम्र अगर 60 बरस हुई, 60 बरस के बाद 60वें बरस में वो जा करके मरता है, तो वह प्रोसेस कितने दिन तक चला, 60 तक, 60 ईयर तक चला, 60 बरस तक। ठीक है, तो कितना लंबा प्रोसेस हो गया, जिसको आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से इरोजन ऑफ सोयल है, इरोजन ऑफ सोयल की बात करें, मिट्टी का क्षरण जैसे है एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारा पहाड़ियां हैं और धीरे धीरे वहां से मिट्टी का क्षरण हो रहा है, कटाव हो रहा है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हजारों वर्षों में वो धीरे धीरे मिट्टी का क्षरण होते होते वह जो पहाड़ी क्षेत्र है वो एक क्या होगा, पठार का रूप ले लेगा। तो क्या वो साल 2 साल की प्रक्रिया है, नहीं। 100 साल की प्रक्रिया है, नहीं। हजारों साल लग जाते हैं उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो यह भी बहुत लंबा प्रोसेस है। यानी इरोजन ऑफ सोयल की बात करें, जिसे कहा जाता था कि छोटा
छोटा नागपुर की पहाड़ियों की श्रेणी, आज क्या नाम से वो पुकारते हैं हम लोग, छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। तो वही बात है कि वो प्रक्रिया यानी पठार तक आते आते कई बरस लग गए। इससे क्या होता है, इस सारे एग्जाम्पल से कैसे पता चला कि जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, वो बहुत लंबा समय लेने वाली है। चाहे वो हमारा जीवन चक्र हो, कई बरस हो सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो, कई बरस लग सकता है, या इरोजन ऑफ सोयल हो, कई बरस लग सकता है। ठीक है, और हमेशा दिमाग में रखना है कि जो स्लो रिएक्शन होता है, रिएक्शन जो होते हैं, मतलब कि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर कोई रिएक्शन अगर दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो एक फास्ट स्टेप है, दूसरा स्लो स्टेप है, तो फास्ट स्टेप पर रेट आपका डिटरमाइन नहीं करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पर। तो यहाँ पर यह जो प्रोसेस है वो क्या है, स्लो स्टेप है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब काइनेटिक स्टडी हो सकती है, संभव है इसके लिए। तो हमेशा याद रखना है कि मंद अभिक्रियाओं के लिए गतिकी जो अध्ययन है वो क्या है, संभव है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग टाइप देखते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे मॉडरेट रिएक्शन या इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या कह सकते हैं कि जो न तो तीव्र गति से हो और न ही मंद गति से कंप्लीट होता हो, मतलब मध्यम। तो इसको डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं कि दोज रिएक्शंस which are neither be slow nor fast are called क्या, मॉडरेट या इंटरमीडिएट रिएक्शन। उसको क्या कहेंगे, मॉडरेट या इंटरमीडिएट रिएक्शन कहेंगे, मॉडरेट या इंटरमीडिएट रिएक्शन कह सकते हैं। ओके, यानी वैसी अभिक्रिया जो न तो मंद गति से संपादित हो रही हो और न ही तीव्र गति से संपादित हो रही हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या, मॉडरेट या इंटरमीडिएट रिएक्शन, माध्यमिक अभिक्रिया। ओके, माध्यमिक अभिक्रिया उसको बोलेंगे। जैसे मान लें कि आपको अगर बोला जाए कि बेटा या भाई आप जो है चीनी और पानी का घोल बना के लेके आओ, शरबत बना के लेके आओ, तो क्या आप अगर एक गिलास पानी लेकर के एक मुट्ठा चीनी अगर गिलास में रखते हैं या 4 चम्मच चीनी अगर रखते हैं तो तुरंत घुल जाता है कि 2 मिनट 4 मिनट लगता है उसको हिलाने में, उसको चम्मच से चला करके उसको क्या करते हैं हम लोग, डिजॉल्व करते हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट टाइम लगता है। तो 2 मिनट 4 मिनट जो 5 मिनट टाइम है वो मेजर हो सकता है कि नहीं, डिटरमाइन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, आराम से कर सकते हैं वहां पर, 5 मिनट या 2 मिनट या 30 सेकेंड हो, उसको तो कर सकते हैं। तो वैसे समय में ये सब रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा, जिससे शुगर को अगर घोला जाए तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या होता है, टूट जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर की बात करें तो यहाँ पर अगर ईस्टर जस्ट आप लोग देखते होंगे मिश्री दाना मार्केट में आता है, जस्ट वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कपूर जैसा कलर हो जाता है उसका, एकदम व्हाइटिश, ठीक है ना। उसको जब घोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड और क्या, इथाइल अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड और क्या, इथाइल अल्कोहल। याद कीजिएगा, इसको दिमाग में रखना है इस एग्जाम्पल को। कई तरह से यहाँ से इसी एग्जाम्पल के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हो चाहे मोलिकुलरिटी से हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जाइए क्वेश्चन बैंक देखिए, वहां पर है ये क्वेश्चन, सीधे एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि द मोलिकुलरिटी फॉर दिस रिएक्शन या हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज 1 2 3 0। ठीक है, तो इसके लिए मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, मोलिकुलरिटी कितना
तो इसके लिए 2 हो जाती, यानी अणुकता इसके लिए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं रिएक्टेंट के, तो 2 हैं। इसके लिए भी m का मान यानी अणुकता का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह से बोल सकता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, नन ऑफ दिस। क्या कहिएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर H2O है, आगे हम लोग देखेंगे इसको। H2O के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 0 होता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक जो देखने जा रहे हैं वो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। समझ आपका जो समझ है वो कैसे बढ़ेगा, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आगे जो टॉपिक मिलेगा उसको आराम से आप समझ जाइएगा। तो हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि एक बेस है आपका इस चैप्टर के लिए, इसको समझना जरूरी है। तो शुरू शुरू में हमने बोला था कि कोई भी रिएक्शंस होते हैं तो जो रिएक्टेंट की मात्रा जो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, उस मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मास बोलते हैं। एक्टिव क्या बोलेंगे, एक्टिव मास बोलते हैं, या उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी रिएक्टेंट है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया, मान लें यहाँ पर रिएक्टेंट ले लें, और रिएक्शन के दौरान अगर मान लेते हैं कि प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो रिएक्टेंट का जो भी मास होगा वो क्या चीज में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और जितना मात्रा यहाँ पर होगा, जितना इसकी सांद्रता होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो इकाई समय में कैसे चेंज हो रहा है, कितनी मात्रा, कितना कॉन्सेंट्रेशन इकाई समय में चेंज हो रहा है, मतलब कि 2 ग्राम पर मिनट हो रहा है कि 2 ग्राम 25 सेकेंड हो रहा है पर 25 सेकेंड। तो उस हिसाब से जब देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तब उसको हम लोग कहेंगे क्या, रेट या रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, यानी एक का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, दूसरा का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है, यानी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस होते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हमने बोला कि द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अभिकारक और प्रतिफल की सांद्रता के इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। मतलब कोई भी रिएक्टेंट है, उसकी सांद्रता प्रति इकाई समय में जो चेंज हो रही है, या प्रोडक्ट की सांद्रता जो चेंज हो रही है इकाई समय में, तब उसको कहेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। मान लें यहाँ पर कि लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बी x मोल पर लीटर, यानी माना कि अभिकारक की जो सांद्रता है वो क्या है, x मोल पर लीटर है। हिंदी हो जाएगा इतना। देखो यहाँ पर दिया भी गया है, जस्ट इसका ट्रांसलेट कर दिया गया है कि लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बी x मोल पर लीटर विच चेंज इनटू dx इनटू क्या, dt टाइम। टोटल नहीं चेंज हो रहा है, उसमें से एक थोड़ी सी मात्रा, बहुत छोटी सी मात्रा एक छोटे से समय में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब कि माना कि अभिकारक की सांद्रता x मोल पर लीटर है, जो dt समय में dx में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम। मतलब कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, तो dx, कितना टाइम में, तो dt टाइम में। तो चूंकि अगर हम लोग
रिएक्टेंट की जब बात करते हैं तो अभी हमने बोला कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे क्या होगा, पैसेज ऑफ टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी क्या, डिक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे समय गुजरता है, बढ़ता है, रिएक्शन आगे बढ़ता है, रिएक्टेंट की मात्रा जो होती है क्या होती है, घटती है, मतलब सांद्रता घटती है, और प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। तो उसके लिए प्लस लगाएंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे, साइन माइनस। तो इसको समझ में रहना चाहिए। रिएक्टेंट के लिए जब भी रेट हम लोग देखेंगे तब उसके लिए हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, और प्रोडक्ट के लिए जब देखेंगे तब उसके लिए हम लोग प्लस साइन लगाएंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं कि नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिर हम लोग देखें प्रोडक्ट के लिए कि नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू बी सी मोल्स पर लीटर वी चेंज इनटू डीसी इन डीटी टाइम। मतलब कि प्रोडक्ट का अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग मान लें कि सी मोल पर लीटर है, जो कि एक छोटे से समय डीटी समय में कितना चेंज हो रहा है, तो डीसी में चेंज हो रहा है। तो वाजिब है, निकाल सकते हैं आप लोग कि अब प्रतिफल की सांद्रता सी मोल पर लीटर है जो कि डीटी समय में परिवर्तित हो रहा है। तो रेट बराबर क्या हमने बताया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना चेंज हो रहा है, डीसी कितना टाइम में, तो डीटी टाइम में। तो रेट आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए देख रहे हैं तो प्लस डीसी बाई क्या हो जाएगा, डीटी हो जाएगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना हो तो हम लिख सकते हैं क्या, खाली माइनस डी एक्स बाई डी टी, नहीं, जितना यह टूटेगा उतना ही यह बनेगा। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो यहां पर जो रेट आपका, जिस रेट से यह टूटेगा उसी रेट से यह क्या होगा, बनेगा। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट देख सकते हैं, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के रूप में यहां पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट। यहां पर दो गो हो गया है, एक ही रहेगा। ठीक है, बोर नहीं होना है, इसको समझते चलना है, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से उसको दोहराइए, हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने जा रही है। ओके, तो इसको एक दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग मान लेते हैं गरम, घर में एक गरम तवा पर चीनी को रखने, जैसे तवा को चूल्हा पर रख करके गरम किया और उस पर चीनी को रख दिया, यानी शुगर को रख दिया वहां पर, तो क्या हुआ, क्या हो गया, चीनी जला, यानी दहन हुआ, कंबसन हुआ। तो क्या हो गया वहां पर क्या निकल गया, आपका CO2 निकल गया, H2O भी निकल गया, और वहां पर क्या बच गया, कार्बन बच गया, जो कि राख के रूप में तवा पर रहे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे वो चीनी क्या हो गई, विलुप्त हो गई, और CO2 एयर में चला गया, H2O भी एयर में चला जाएगा, और यहाँ पर जो काला जो पार्ट है यानी कार्बन है वो वहां पर बच गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल से समझें कि जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस में चीनी को रखा, चीनी धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो गया, मिला क्या आपको, तो CO2, H2O और कार्बन मिला, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर तो इस हिसाब से हम लोग अगर रेट ऑफ रिएक्शन को अगर डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि द चेंज इन कॉन्सेंट, कह सकते हैं कि द रेट ऑफ
डिसअपियरेंस, मतलब रिएक्टेंट के लिए क्या लेंगे हम, तो डिसअपियरेंस लेंगे, विलुप्त हो रहा है चूंकि, गायब हो रहा है, और प्रोडक्ट चूंकि मिल रहा है, बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग कहेंगे क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस। मतलब कि द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हमने क्या बोला कि अभिकारक के विलुप्त होने की दर या गायब होने की दर और प्रतिफल के उत्पन्न या क्या बनने की दर को हम लोग अभिक्रिया की दर कह सकते हैं। ठीक है, यानी अभिकारक के विलुप्त होने की दर और प्रतिफल के उत्पन्न होने की दर को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग इसको इक्वेशन के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। मान लें कि यहाँ पे एक रिएक्शन हम लोग देखेंगे, एक रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, गला खराब हो गया है खांसी से, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। जैसे मान लें कि कोई रिएक्शन है जिसमें ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, तो रिएक्टेंट मतलब क्या, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। ठीक है, और सी और डी क्या है, तो प्रोडक्ट है। क्या हो गया, प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रतिफल, प्रतिफल हो गया। तो सबसे पहले आप मान लें कि ए बी सी और डी की मात्रा क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो लेट कर लेंगे कि लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी आर concentration of A, concentration of B, concentration of C and concentration of D respectively। मतलब कि माना कि A, B, C और D की सांद्रता क्रमशः क्या है, concentration of A, concentration of B, concentration of C and concentration of D है। तो यहां पर अब निकाल सकते हैं हम लोग, रेट निकाल सकते हैं कि अगर ए के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा, तो माइनस, चूंकि रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन लगाएंगे, डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई क्या, डी टी। मतलब डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई या अपॉन डी टी। उसी तरह से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी का देखें तो कह सकते हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई क्या, अपॉन डी टी। इसके साथ भी नेगेटिव साइन लगाएंगे। उसी तरह से क्योंकि यहाँ पर सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है, तो इनके लिए हम लोग देखेंगे क्या, अपीयरेंस, डिसअपियरेंस नहीं होगा, यह आपका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, यह अपीयरेंस देखेंगे, चूंकि यह दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसके लिए क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, तो अपीयरेंस, डी के लिए भी क्या, अपीयरेंस। ठीक है ना, तो यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बराबर हो जाएगा प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन क्या, डी टी। प्लस यहाँ पर लगाने का मतलब क्या हुआ कि प्लस इसलिए लगा रहे हैं कि चूंकि वो प्रोडक्ट है और समय के साथ साथ उसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी का देखें तो प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन क्या, डी टी। मतलब डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई क्या, डी टी। तो सबको एक साथ अगर करेंगे, एक्सप्रेस करने का तरीका यही है कि सबको एक साथ पुटअप करेंगे, तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन डी टी टाइम बराबर माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन डी टी टाइम और बराबर प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इन डी टी टाइम एंड प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इन डी टी टाइम। तो इस हिसाब से
जो भी रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, तो रिएक्टेंट के लिए हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस लेंगे और प्रोडक्ट के लिए हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस लेंगे। क्योंकि यहाँ पर गलत टाइपिंग है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा लोग। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, रिएक्शन लिखने का तरीका एक अलग हो सकता है कि मान लें कि ए के लिए कोफिशिएंट आपका क्या लगा है, मान लेते हैं कि ए के लिए कोफिशिएंट क्या लगा है, ए, बी के लिए क्या लगा है, बी, सी के लिए क्या, सी, और डी के लिए क्या, डी लगा है। ओके, तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी का जब एक्सप्रेस कीजिएगा, जब उसको एक्सप्रेस करेंगे तो जो भी कोफिशिएंट होगा वो नीचे चला जाएगा। मतलब अगर ए के लिए कोफिशिएंट ए है तो क्या हो जाएगा, -1/a डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन dt टाइम, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। उसी तरह से रेट ऑफ क्या डिसअपियरेंस ऑफ बी का अगर देखें तो उसके लिए कोफिशिएंट बी है तो -1/b क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन dt टाइम। उसी तरह से यहाँ पर अपीयरेंस देखेंगे, डिसअपियरेंस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग में गलत हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अगर देखें तो सी क्या है, आपका प्रोडक्ट है, तो जब भी साइन लगाएंगे प्लस, यानी प्लस सी कोफिशिएंट है तो 1/c डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई क्या हो जाएगा, dt। उसी तरह से यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या डी के लिए देखेंगे तो इसके लिए भी प्लस साइन लगाएंगे, चूंकि यहाँ पर यह भी आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, तो प्लस लगाएंगे और कोफिशिएंट डी है तो 1/d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इन dt टाइम। और जब रेट को एक्सप्रेस करेंगे तो सबको एक साथ यहाँ पर पुटअप करेंगे, यानी जब इक्वेशन लिखेंगे तो इसे हम लोग सबको एक साथ बराबर करते हुए इज इक्वल टू करते हुए सबको यहाँ पर लिखने का यही आपका तरीका है, ठीक है। तो यह आपका हो गया क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। उसी तरह से एक रिएक्शन आ जाए कि मान लेते हैं नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ मान ले कि नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। क्या बनाया, अमोनिया, यानी नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रॉपर कंडीशन टू फॉर्म क्या, अमोनिया। यहाँ पर कैटालिस्ट वगैरह नहीं दिखा रहे हैं, केवल एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग ले सकते हैं डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो कोई कोफिशिएंट है यहाँ पर, नहीं है, तो कुछ नहीं लगाएंगे, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन dt टाइम, यानी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2/dt। उसी तरह से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन का देखें तो कोफिशिएंट चूंकि 3 लगा हुआ है तो -1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिसअपियरेंस वाले यानी रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हम लोग ऐसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग अगर अमोनिया के अपीयरेंस को हम लोग देखें, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया देखें तो चूंकि कोफिशिएंट यहाँ पर 2 लगा है, चूंकि कोफिशिएंट क्या लगा है, 2 लगाता है, तो 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 क्या dt हो जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1/2 क्या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। ओके, तो इस तरह से हम लोग दूसरा भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे
यहां पर रिएक्शन है, यानी यहां पर जो रिएक्शन है वो क्या है, H2 जो है, कहाँ चला जा रहा है, बहुत आगे चला गया। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्या, आयोडीन, टू फॉर्म क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। इस रिएक्शन को अगर एक्सप्रेस करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत अब बन जाएगा। देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, चूंकि हाइड्रोजन है रिएक्टेंट के रूप में, और रिएक्टेंट के रूप में आपका क्या है, आयोडीन भी है, हाइड्रोजन और आयोडीन है। ठीक है, रिएक्टेंट के रूप में क्या है, हाइड्रोजन है और आयोडीन है। तो इन दोनों के लिए क्या डिसअपियरेंस देखेंगे, तो ये चूंकि कोफिशिएंट नहीं लगा है तो माइनस क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इन dt टाइम, और आयोडीन के लिए वही चीज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, आयोडीन। ठीक है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI को देखेंगे, तो चूंकि यहां पर 2 से गुना है, रिएक्शन देखिएगा तो रिएक्शन आपका क्या है, H2 प्लस क्या, I2, ये आपका है 2HI। तो कोफिशिएंट क्या लगा है, 2 लगा हुआ है, यहाँ पर छूटा हुआ है, तो यह आपका हो जाएगा 1 क्या, 2 प्लस होगा, क्योंकि यह क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 लगा लेंगे और प्लस कर लेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन को जस के तस मत उतारिएगा, इसको बना के चलिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पर, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस आधार पर कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास हम लोग करेंगे। मतलब कि क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ, यानी द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्टर नहीं होगा, यह रिएक्शन होगा। क्या है वो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बोल रहा है कि अमोनिया का जो विघटन है, अपघटन है प्लेटिनम सरफेस पर, यानी प्लेटिनम पृष्ठ पर NH3 का अपघटन एक शून्य कोटि खत्म हो गया। चलिए, क्या बोल रहा है कि प्लेटिनम पृष्ठ पर NH3 का अपघटन एक शून्य कोटि अभिक्रिया है।
ठीक है, तो यहां पर अगर कहें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगा, ठीक है। और यहां पर के का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। के आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो रेट जब भी हम लोग देखते हैं तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पर देखें तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा इक्वेशन, देखेंगे यहाँ पर। तो के का मान दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्योंकि यह शून्य कोटि अभिक्रिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या होता है, यानी दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए के की इकाई पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इस पर नजर रखनी है, आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ पर अमोनिया क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, क्या चीज में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, टूट रहा है। अगर रेट को अगर एक्सप्रेस करें तो हम लोग अभी सीखे हैं कैसे एक्सप्रेस करेंगे। रेट बराबर क्या, टू कोफिशियंट है तो -1/2 DNH3 का कॉन्सेंट्रेशन बटा क्या, dt बराबर प्लस क्या हो जाएगा, d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाई क्या, d2 dt बराबर प्लस, चूंकि कोफिशियंट 3 है तो 1/3 क्या हो जाएगा, d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई क्या, dt। ओके, तो चूंकि यह शून्य कोटि अभिक्रिया है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, k का है। तो यहाँ पर जो आपका NH3 है वो NH3 मतलब शून्य कोटि होने का मतलब कि NH3 के कॉन्सेंट्रेशन पर उसका रेट जो है डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं, रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है रेट पर, ठीक है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर के का वैल्यू मालूम है, के का वैल्यू मालूम है आपको, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या, N2 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस, यहां पर माइनस लेंगे, नीचे आपका माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है तो सीधे उसका रेट किसके बराबर हो जाएगा, तो के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। क्योंकि वहां पर हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर इक्वेशन में देख चुके हैं, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर देख चुके हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, नाइट्रोजन बराबर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पर इसी आधार पर हम लोग अगर रेट बराबर के लिखें तो रेट बराबर यही है, तो रेट बराबर कोई एक उठा लीजिए तो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका यहाँ पर वैल्यू आपका मिल जाएगा, किसका, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन का किसके बराबर हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर उसका मान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या इक्वेशन बैठ रहा है, तो रेट बराबर के मिल रहा है, ठीक है। तो यह आपका हो गया। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन का देखें तो क्या हो जाएगा, समझ लीजिए कि एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं। क्योंकि जब भी नाइट्रोजन का लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, चूंकि हाँ यहाँ पर माइनस नहीं होगा चूंकि प्रोडक्ट के रूप में, प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, 3H2 DH2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या,
dt। अब बराबर क्या होगा k। तो यहां पर या आपका जाएगा ऊपर, तो यहां पर क्या वैल्यू दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा। तो समझ में है ना। तो 1/3 अगर है यहाँ पर 1/3, तो अगर इसको इधर लेके जाते हैं तो मल्टीपल आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आपका कितना हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जबकि प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो बराबर हो जाएगा के वैल्यू का, क्योंकि यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो सीधे बराबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि संपर्क यानी संपर्क विधि, संपर्क विधि द्वारा क्या हो रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहां पर यही आपका रिएक्शन हो गया 2SO2 प्लस O2 क्या हो गया 2SO3। द रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड एज, जिसे इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड किया गया तो उसमें जो ऑक्सीजन है उसका जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यानी यह जो डिसअपियर हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, तब यहां पर ये सब समझ में रहना चाहिए। तो यहां पर कह सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ SO3 विल बी, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ जो फॉर्मेशन है SO3 का उसको कैसे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको व्यक्त कैसे करेंगे, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, किसका फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या SO3 या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना, इसका डिसअपियरेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका सल्फर ट्राइऑक्साइड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सॉल्व अगर करें तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाई क्या D2 आपको दिया हुआ है इतना। तब यहां पर देखें तो क्या मिलेगा -1/2 DSO2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन DT बराबर माइनस D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन DT बराबर +1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 बाई DT। ठीक है, हमको कंपेयर किस में करना है ऑक्सीजन और किसका सल्फर ट्राइऑक्साइड का। तो ऑक्सीजन का दिया हुआ है और सल्फर ट्राइऑक्साइड का पता करना है आपको। तो दोनों से हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो इसका मान कितना दिया हुआ है इसका मान यहां पर दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर 1/2 क्या डी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड अपॉन DT। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें आके 2 से गुना हो जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ और D कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड अपॉन DT। मतलब फॉर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना मिल जाएगा तो 5 इंटू 10⁻⁵ मिल जाएगा।
एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन, एक अभिक्रिया के लिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए देखें तो 2x प्लस 2x प्लस वाई बराबर क्या, जेड। मतलब x और y आपका क्या है, रिएक्टेंट है, जिसमें कोफिशिएंट किसके साथ लगा है, x के साथ, क्या, तो 2। ठीक है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z इज 0.5 मोल क्या, पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स पर मिनट। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x विल बी, अगर बोल रहा है कि जेट की जो बनने की जो दर है वो क्या है, 0.5 मोल पर लीटर है पर मिनट। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स विल बी, एक्स के डिसअपीयरेंस होने का तब दर क्या है। तो सबसे पहले इस आधार पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करें, तो दो कोफिशिएंट है यहाँ पर, तो -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स बाई क्या, अपॉन डी टी, बराबर कोई कोफिशिएंट नहीं है, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई अपॉन डी टी, बराबर इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड अपॉन डी टी। तो यहाँ पर आगे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड का आपका रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ, अभी क्वेश्चन में हम लोग समझे कि जेट के बनने की दर आपका क्या है, 0.05 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में है। ठीक है, तो कहाँ चला गया, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें हम लोग कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स के डिसअपीयरेंस का दर तब क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखिए तो, देखो यहां पर किसके किसके बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे, -1/2, ठीक है, डी एक्स का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या, डी टी इज इक्वल टू प्लस क्या है, डी जेड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या, डी टी। ओके, इन दोनों के साथ कंपेयर करना है, दो गो रिएक्टेंट है और एक गो प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन से कोई मतलब है, वाई से कोई मतलब नहीं है, एक का दिया हुआ है दूसरे का पूछा जा रहा है, तो उसी के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अब लोग हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन क्या है, डी टी, इसका मान कितना दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो अगर इसके बनने की इसके डिसअपीयरेंस अगर देखें तो डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स का कॉन्सेंट्रेशन बाई क्या, डी टी, बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 2 इंटू कितना, 0.05 हो जाएगा। तो जस्ट वही चीज किया गया है, तो आपका आंसर कितना हो गया, तो 0.10 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आज थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़्यादा था, फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया समझाने का, और इसको एक बार दो बार थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत होती है तब, या किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तब, विशेषकर ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई भी जो रिएक्शन दिया रहेगा, मान लें यहाँ पर ए प्लस बी और सी प्लस डी है, 4 गो है, 2 गो रिएक्टेंट 2 गो प्रोडक्ट, तो मान लेते हैं किसी एक का डी का अगर फॉर्मूला रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हो और बी का अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा जा रहा हो, तो ए और सी को हटाइए, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन एक्सप्रेस कीजिए पहले इस पर, जो भी कोफिशिएंट लगा हो नहीं लगा हो, ठीक है। तो बाद में चल करके क्या हम लोग करेंगे, जिससे पूछा जा रहा है और जिसका दिया हुआ है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करेंगे, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है ना, यही तरीका है इस पर। और क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा।
तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पर हम एंड कर रहे हैं, बहुत लंबा क्लास हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, अणुकता क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पर आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ एवरेज रेट हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। अब यह तो केवल एक बेसिक था आपको कि कैसे रेट को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये तरीका जानने का प्रयास किया आपने आज हम लोग ने, ठीक है ना। नेक्स्ट कल जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में वो आपका होगा एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग, अणुकता मतलब मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर हम लोग या फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग उसको समझ लेते हैं तो अपने से लिखने की क्षमता हम में आ जाएगी, मजा आएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा टॉपिक भी बढ़िया है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।